जैसे सीपीयू आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ऐसे ही मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर की बैकबोन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए एक नए मदरबोर्ड को खरीदने से पहले, या फिर अगर आप अपने सिस्टम के एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए एक मदरबोर्ड को सेलेक्ट करने से पहले। हेलो, मेरा नाम है प्रभात और आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में लेट्स टेक विद प्रभात। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मदरबोर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी मदरबोर्ड को खरीदने से पहले, वो है आपकी कंपैटिबिलिटी आपके सीपीयू के साथ। मतलब आप जो अपना सीपीयू खरीदते हैं वो आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, यानी कि आपका जो सॉकेट है मदरबोर्ड का उसमें आपका सीपीयू फिट होना चाहिए और उसमें सपोर्टेड होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई AMD का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप कोई राइजन सीरीज का सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें जो मदरबोर्ड सॉकेट यूज़ करेंगे वो एक AM4 मदरबोर्ड होगा या AM4 सॉकेट वाला मदरबोर्ड होगा। वहीं पे अगर आप कोई इंटेल का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप उसमें जो मदरबोर्ड का सॉकेट यूज़ करेंगे वो एक LGA 1151 बेस्ड सॉकेट होगा, ताकि आपका जो सीपीयू है वो आपके मदरबोर्ड में फिट हो सके और एक प्रॉपर तरीके से काम कर सके। क्योंकि आप एक AMD के सीपीयू को इंटेल वाले मदरबोर्ड में यानी कि LGA 1151 मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते हैं, और वहीं पे आप एक इंटेल के सीपीयू को AMD वाले मदरबोर्ड में नहीं फिट कर सकते हैं। तो जो बेसिक मिस्टेक है कोई भी एक नया मदरबोर्ड खरीदने से पहले करते हैं वो है आपके कंपैटिबिलिटी को ना चेक करना। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है किसी भी नए मदरबोर्ड को खरीदने से पहले, चाहे आप कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप उसमें कोई भी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ चेक करनी है वो है कि आप जो प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो वहीं पे बात आती है आपके कैबिनेट के साइज़ की। मतलब कि आप अपने कैबिनेट को कितना बड़ा रखना चाहते हैं, एक फुल साइज टावर यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप एक छोटा सीपीयू यूज़ करना चाहते हैं जिसे आप कहीं पे भी फिट कर सकें। तो यहाँ पे आपको जो मदरबोर्ड में साइज़ देखने को मिलते हैं वो 3 साइज़ होते हैं, एक मिनी ITX, माइक्रो ATX और ATX, जो कि आपके सीपीयू के साइज़ को डिसाइड करते हैं कि आपका कैबिनेट कितना बड़ा होने वाला है और आप उसमें क्या क्या पार्ट्स लगा सकते हैं। मतलब कि आपको उसमें कितने पोर्ट मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एक छोटा केस यूज़ करते हैं तो आपको उसमें कम पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप अपने मदरबोर्ड के साइज़ को डिसाइड करें तो आपको उससे पहले अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि आप उसमें क्या क्या पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं, कितने ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं, कितनी रैम यूज़ करने वाले हैं, या फिर कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स चाहिए और कितने आपको फैन हेडर्स या फिर पंप हेडर या फिर जितने भी आपको पोर्ट्स मिलते हैं वो कितने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक छोटा बोर्ड यूज़ करते हैं तो आपको उसमें कम पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और वहीं पे अगर आप एक फुल साइज ATX बोर्ड यूज़ करते हैं तो आपको माइक्रो ATX या मिनी ITX मोड से ज़्यादा पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, जो कि आपके मदरबोर्ड का मेन फंक्शन है और आपके सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और आप जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब अपने मदरबोर्ड पे लगाते हैं, चाहे वो आपका रैम हो, चाहे वो आपका प्रोसेसर हो, चाहे वो आपका ग्राफिक कार्ड हो, और वो आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से ताकि वो एक टास्क को परफॉर्म कर सकें और आपको आपका रिजल्ट दे सकें। तो एक मदरबोर्ड ही है जो आपको उन सबको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट देता है, चाहे वो आपकी SSD हो, चाहे वो आपकी रैम हो, चाहे वो आपका ग्राफिक कार्ड हो, चाहे वो आपका प्रोसेसर हो। अगर वो अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं होंगे आपस में या फिर उनके बीच में जो लिंक है वो सही नहीं होगा, तो आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी अपने सिस्टम में वो कहीं ना कहीं कम होगी, और जो आप काम करना चाहते हैं अपने सिस्टम में शायद वो उतनी ऑप्टिमाइज तरीके से ना हो पाए। तो आपको एक ऐसा मदरबोर्ड यूज़ करना है जो आपके सभी डिवाइसेस को सही तरीके से कनेक्ट कर सके और आपके जो हार्डवेयर है, चाहे वो आपका प्रोसेसर हो, ग्राफिक कार्ड हो, उसकी फुल पावर को यूज़ कर सके, और जो भी आपका टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी स्पीड से परफॉर्म हो जितनी आपकी सीपीयू की या जीपीयू की पोटेंशियल है। और यहीं पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या कुछ आउटपुट इनपुट डिवाइसेस लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई डिवाइस यूज करना चाहते हैं जिसमें आपको जरूरत है 3.1 यूएसबी पोर्ट्स की, और आपने कोई ऐसा बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है जिसमें आपको 3.1 पोर्ट नहीं मिलता है, और या फिर अगर आपको USB टाइप C का सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको एक्स्ट्रा फैन हेडर्स चाहिए, या फिर आपको एक पंप हेडर चाहिए, या फिर आपको SSD या M.2 स्लॉट चाहिए, तो वो आपको अपने मदरबोर्ड में ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए आपको कनेक्टिविटी के बारे में चेक कर लेना चाहिए, आपको क्या क्या डिवाइसेस आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट करने हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके मदरबोर्ड और CPU के बीच में
कंपैटिबिलिटी के बारे में, यानी कि आप जो सीपीयू यूज कर रहे हैं और उसके साथ जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो राइट है या नहीं है। मतलब कि अगर आप कोई थर्ड जेन का सीपीयू यूज करते हैं राइजन का, तो वो शायद इनफ वोल्टेज ना प्रोवाइड कर सके आपके सीपीयू को सही तरीके से रन होने में, तो आप अपने सीपीयू की फुल पावर को नहीं यूज कर पाएंगे। अगर आप अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी, क्योंकि आप जब भी अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक करते हैं तो आप उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि वो की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हिट कर सके ऑल द टाइम। वहीं पे अगर आप कोई इंटेल का सीपीयू यूज करते हैं तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटेल के सभी सीपीयूज अनलॉक्ड नहीं होते हैं। मतलब कि आप सारे सीपीयूज को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं। आप जिन जिन इंटेल के सीपीयूज को ओवरक्लॉक कर सकते हैं उनके साथ आपको Z सीरीज के मदरबोर्ड को यूज करना होगा, क्योंकि आपको Z सीरीज वाले मदरबोर्ड के साथ ही ये फीचर मिलता है कि आप अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक कर सकें और उसकी फुल पोटेंशियल तक उसे यूज कर सकें। तो अगर आप अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक करते हैं तो आपको उसके लिए एक अच्छी पावर डिलीवरी की जरूरत है, ताकि आप अपने मदरबोर्ड को हीट ना कर दें और आपके मदरबोर्ड में उतना हेडरूम हो कि आप अपने सीपीयू को उस वोल्टेज तक पहुंचा सकें कि वो सही तरीके से रन हो सके बिना आपके मदरबोर्ड को हीट करे। तो आपको जो मदरबोर्ड चूज करना है वो आपको एक ऐसा मदरबोर्ड चूज करना है जिसमें आपको अपनी पावर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेडरूम मिले, ताकि आप अपने सीपीयू को ज्यादा पावर डिलीवर कर सके बिना आपके वीआरएम को थर्मल थ्रॉटल किए या ओवरहीट किए, ताकि आप अपने मदरबोर्ड को कूल रख सकें और अपने सीपीयू को रेगुलरली इनफ पावर प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो ने जिस फ्रिक्वेंसी पे उसे ओवरक्लॉक किया है उस फ्रिक्वेंसी पे रेगुलर चलता रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जो आप मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको पावर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि आप अगर अपने सिस्टम को ओवरक्लॉक करते हैं या फिर आप अपने सिस्टम को ओवरक्लॉक नहीं भी करते हैं तो वो आपके सीपीयू को और आपके कंपोनेंट्स को इनफ पावर दे सके ताकि वो सही तरीके से और अपनी फुल पावर पे चल सकें। तो अगर आप अपने सिस्टम को सही तरीके से रन करना चाहते हैं ओवरक्लॉकिंग के बाद, तो आपको अपने सिस्टम के हीट को यानी कि थर्मल्स को अच्छे से मैनेज करना होगा। और अगर आप अपने सिस्टम को ओवरक्लॉक करते हैं तो आपको अपने वीआरएम्स को कूल रखना होगा, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो एक फ्रिक्वेंसी पर चल सके और आपका जो सीपीयू है वो रेगुलरली उस फ्रीक्वेंसी को हिट कर सके जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक किया है। तो आपके जो सिस्टम की हीट मैनेजमेंट है या फिर आपके जो सिस्टम की कूलिंग है वो अच्छी हो, इसके लिए आपको चेक करना होगा कि आपको इनफ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं आपको अपने मदरबोर्ड में जो आपने अपने लिए चूज किया है। तो उसके बाद बात आती है साउंड की। तो अगर आप कोई बोर्ड यूज़ करते हैं तो अगर आप उसमें अच्छे साउंड कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे, जैपनीज़ कैपेसिटर्स वाला कोई मदरबोर्ड चूज़ करेंगे, तो आपको जो अपने साउंड आउटपुट्स हैं या साउंड इनपुट है या फिर अगर आप कोई होम थिएटर सिस्टम या फिर कोई स्टूडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम या स्टूडियो एनवायरनमेंट ऑडियो एडिटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छी साउंड मिलेगी, आपको कोई क्रैपी साउंड नहीं मिलेगी, आपको जो उसमें साउंड क्वालिटी होगी वो अच्छी देखने को मिलेगी। और आप जो भी उसमें स्पीकर यूज करते हैं उसमें जो आपको आउटपुट्स हैं आपके साउंड लेवल्स हैं वो आपको काफी एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। तो आपको एक वो बोर्ड यूज करना चाहिए जिसमें आपको गुड जैपनीज कैपेसिटर्स देखने को मिलते हैं ताकि सिस्टम की साउंड काफी एक्यूरेट रहे। अगर आपके लिए RGB लाइटिंग या फिर अच्छी अर्गोनॉमिक्स मैटर करती हैं तो आपको अपने मदरबोर्ड में चेक करना होगा कि आपको उस मदरबोर्ड में जो आप मदरबोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं RGB पोर्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर आपको जो उसमें फैन हेडर्स मिलते हैं उसमें आपको RGB का सपोर्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आपको अपने सिस्टम में RGB लगानी है और आपको उसे उस सिस्टम के या फिर उस मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना है तो आपको अपने सिस्टम में इनबिल्ट RGB पोर्ट्स और RGB हेडर्स और अपने फैन हेडर्स में RGB का सपोर्ट होना ज़रूरी है ताकि आप अपनी सारी लाइटिंग को सिंक कर सकें एक साथ। तो आपको जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है एक नए मदरबोर्ड को खरीदने से पहले या फिर अपने मदरबोर्ड को अपग्रेड करते टाइम, वो है आपका कंपैटिबिलिटी, कनेक्टिविटी, आपकी पावर डिलीवरी और आपके थर्मल मैनेजमेंट। और अगर आपको उसमें RGB लाइटिंग्स चाहिए तो उस चीज़ के लिए आपको इनफ पोर्ट्स मिलते हैं या नहीं, या फिर जो जो कंपोनेंट्स उसमें लगाना चाहते हैं उन सब के लिए आपको इनफ पोर्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और जो आपका CPU है वो आपके मदरबोर्ड में सपोर्टेड है या नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ।